हेलो नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा और बैंकिंग। ये हमारा टॉपिक रहेगा। और इससे पहले हमने जो पिछला वीडियो था इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे कि जो समृद्धि है और विकास है, समावेशी विकास है, इसके अलावा सतत विकास है, इन सभी कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुद्रा और बैंकिंग। इसमें आरबीआई की भूमिका है, उसकी स्थापना है, उसकी जो प्रोसेस है, वो तरलता मतलब धन का जो सर्कुलेशन है वो कैसे कंट्रोल करता है, महंगाई में उसकी भूमिका कैसे क्या अदा होती है, लोगों के जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी पॉलिसी से क्या प्रभाव पड़ता है, सरकार के साथ उसका क्या कोलिब्रेशन है, और उसके बाद में समय समय पर जो उसकी भूमिका रहती है लोगों के जीवन में, बैंकों में, इसके अलावा और अन्य जो क्षेत्र जुड़े हुए हैं जिसमें ऋण का मामला है, शेयर मार्केट में उसकी अगर कुछ भूमिका होती है, बॉन्ड में उसकी भूमिका क्या होती है, सरकारी प्रतिभूतियों में उसकी भूमिका है, इसके अलावा एक्सेट्रा जो भी चीजें जुड़ी हुई है उन सभी चीजों को लेकर हम लोग बात करेंगे। मैंने इसमें कुछ स्लाइड बनाई है, इसके अलावा मेरे पास कुछ लिखे हुए पुराने नोट्स हैं, तो मैंने उनके कॉन्सेप्ट को क्या है इसमें उतारा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको देख सकते हैं, मैं आपको समझाता चलूंगा साथ में, आप ध्यान से उसको सुनिए। कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और साथ में फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और वीडियो चाहे लेट आए लेकिन जो चीजें आएगी वो आपके सामने बेहतर आएगी। और इकोनॉमी से रिलेटेड अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा क्या टॉपिक होगा हम लोग बात कर लेते हैं इसमें। हमारा जो टॉपिक होगा मुद्रा और बैंकिंग, ठीक है। मुद्रा और बैंकिंग, ठीक है। मुद्रा मतलब पैसा, ठीक है। आप भारतीय संदर्भ में जो भारत की करेंसी है रुपया, ठीक है, मनी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। फिर है बैंकिंग, ठीक है। अब हम लोग सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक होगा इसमें कि मुद्रा और मुद्रा के प्रकार, ठीक है। पहला ऐतिहासिक संदर्भ मतलब मुद्रा का जो इतिहास है उसको लेके हम लोग पढ़ेंगे। मनी एंड टाइप ऑफ मनी एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। फिर है मुद्रा की आपूर्ति जिसके अंदर M0, M1, M2, M3 और M4। इसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसमें रहती है, सबसे ज्यादा, एक तो देखते हैं सबसे संकीर्ण जो मुद्रा है वो कौन सी है, व्यापक विस्तारित मुद्रा कौन सी है, तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। जो मनी सप्लाई है उसको लेके पढ़ेंगे, ठीक है। आरबीआई और उसकी कार्यप्रणाली इसको लेके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं मुद्रा का विकास। सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रा के विकास की, ठीक है। मुद्रा के विकास की बात करेंगे कि पहले ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव में देखते हैं। तो पहले जब करेंसी सिस्टम नहीं था तो पहले लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते थे, वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु बदले में लेते थे, उसको बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय कहते हैं, ठीक है। हम लोग ज्यादा वो डीपली नहीं जाएंगे, आप इनको समझते हुए जाएंगे, ठीक है, केवल ताकि हमारे एग्जाम ओरिएंटेड चीजें समझ में आए, ठीक है। क्योंकि ये मेथड ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं चलता है, लेकिन ऑफिशियली नहीं है, ठीक है। रूरल एरिया के अंदर आप देखते हैं लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। फिर आया सिक्कों का चलन, ठीक है। सिक्कों का चलन, इसका मतलब सिक्का है तो कोई धातु या फिर कोई स्टोन किसी न किसी चीज में बना हुआ है, ठीक है। सिक्का हो सकता है जो मेटल का हो या फिर कोई जो स्टोन है उसका हो सकता है, मतलब पत्थर का हो सकता है, तो कई आधार है, ठीक है। फिर है धातु मुद्रा, ठीक है। ये गोल्ड का हो सकता है, मतलब सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आया कागजी मुद्रा, ठीक है, कागज का मुद्रा जैसे नोट। तो नोट कब छपेगा, जब आपके पास प्रिंटिंग जो मशीन होगी तब छपेगा या फिर कोई और आधार होगा, ठीक है। फिर है बैंक मुद्रा जैसे चेक और ड्राफ्ट, ठीक है। वैसे आभासी मुद्रा, उसके बाद में आभासी मतलब वर्चुअल जो करेंसी है उसकी बात की जा रही है, ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते, केवल उसको देखो, डिजिटल करेंसी, ठीक है। अभी इसके भी दो आधार हैं, एक वो है जिसको देख सकते हैं, एक जो है जिसको देख नहीं सकते। लेकिन एक में है कि आप छू नहीं सकते, एक में वो छूने की बात दोनों में ही नहीं होगी, ठीक है। एक सेटअप होता है जैसे भारत ने अपने जो डिजिटल करेंसी लॉन्च की है
तो आप उसमें देख सकते हैं, जैसे मान लो कि एक ड्राफ्ट में लिखा हुआ है, केवल ऐसा एक लिखा हुआ है उसके अंदर कि 10 रुपए का नोट है ये, ठीक है, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते उसको, ठीक है। लेकिन जब आप उसको कहीं पर शॉप करते हैं स्कैनर के रूप में या कोई और भी मेथड है, ठीक है, कूपन के रूप में, तो वो क्या होगा, वो जो वो चीज है वो एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है, बदले में आपकी जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। डिजिटल करेंसी उसके बाद में, ठीक है, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। भारत में देखेंगे तो सीबीडीसी, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड डिजिटल करेंसी, केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी, उदाहरण ई रूपी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फिर है मुद्रा, ठीक है, भौतिक मुद्रा जिसको आप छू सकते हैं, ठीक है, जिनका भौतिक अस्तित्व हो, ठीक है, जैसे सिक्के के रूप में। फिर सिक्का अधिनियम आया 2011 के अनुसार, उसका डिजाइन होता है और ढलाई का अधिकार किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, भारत सरकार का, और भारत सरकार का वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन सा, आप देख सकते हैं SPMCIL, ठीक है, द्वारा सिक्का जो है ये क्या किया जाता है, जारी किया जाता है, वित्त मंत्रालय के इस विभाग द्वारा जारी किया जाता है, किसका, SPMCIL, ठीक है, सिक्का जारी किया जाता है, ठीक। फिर सिक्का सांकेतिक हो सकता है, जिसको टोकन करेंसी भी बोल सकते हैं। इसमें जो अंकित मूल्य होता है वो फेस वैल्यू मतलब लागत मूल्य से अधिक होता है, मतलब ये होता है, देखो सांकेतिक मुद्रा अंकित मूल्य होता है जो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है, और फेस वैल्यू, ठीक है, जिसको अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, लागत मूल्य से अधिक हो। मतलब है कि अगर किसी, जैसे ये टोकन करेंसी है, ठीक है, करेंसी, इसकी लागत मूल्य मान लो कि 10 रुपए है, मैं मान के चलता हूं कि उसकी लागत मूल्य कितनी है, 10 रुपए, और उसके ऊपर लिखा हुआ है 100 रुपए। उस करेंसी की मान लो कि एक धातु की मुद्रा है और उसके ऊपर 10 रुपए लिखा हुआ है, मतलब उसकी लागत है वो 10 रुपए, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ है 100 रुपए। इसका मतलब उसकी जो कॉस्टिंग थी उससे ज्यादा जो है वो उसका अंकित मूल्य होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है, संकेत मूल्य। फिर है देयता सीमित और वैध मुद्रा, ठीक है, और पढ़ लेते हैं इसमें। फिर है मुद्रा का लीगल टेंडर। लीगल टेंडर होता है कि वो वैधानिक रूप से मान्य है, लीगली है वो, ठीक है, कानूनी रूप से। अब कहते हैं कि मुद्रा द्वारा टेंडर हटा दिया जाता है, वो विमुद्रीकरण कहलाता है। जैसे 500 और 1000 रुपए के नोट जो हुए थे वो डीमोनेटाइजेशन की जो प्रक्रिया हुई थी उस समय, तो आप देखते हैं कि मुद्रा का जो लीगल टेंडर है अगर वो हटा दिया जाता है, उसको अलीगल कर दिया जाता है, तब उसको विमुद्रीकरण कहते हैं, जैसे 500 और 1000 रुपए के नोट। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना कि जब भारत में वर्तमान में जो आरबीआई है उसने 2000 रुपए का जो नोट है वो प्रचलन में लाने से मना कर दिया, ठीक है, तो उसको आप वो ध्यान रखना, उसको अवैध नहीं माना गया है अभी फिलहाल, ठीक है, तो इस हिसाब से वो विमुद्रीकरण नहीं माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसको किस नाम से बोला जाएगा, अगर 2000 रुपए का जो नोट है वो अगर बंद हुआ है, ठीक है, मतलब सर्कुलेशन सिस्टम में आना बंद हो गया है, उसकी प्रिंटिंग बंद हो गई है, तो इस बात का ध्यान रखना, उसको बोलते हैं क्लीन मनी पॉलिसी के तहत। ध्यान रखना इस बात का, जब अनलीगल कर दिया जाता है, लीगली जो है वो टेंडर हटा दिया जाता है, तो उसको विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं। जबकि यदि उसको अवैध घोषित ना करके, ठीक है, अवैध घोषित ना करके उसको वैध तरीके से तो रहेगा लेकिन वो मार्केट में प्रचलन में नहीं होगा, उसको बोलते हैं 2000 रुपए का जैसे नोट है तो वो क्लीन मनी पॉलिसी के तहत बंद हुआ। आपको कोई पूछे तो इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। फिएट करेंसी मतलब आधिकारिक मुद्रा, जैसे सरकारी मुद्रा, ठीक है। पूर्ण या फुल बॉन्डेड कॉइन, जैसे स्मारक जो कॉइन होता है वो, जैसे मान लेते हैं कि एक सोने का धातु है, अब उसके ऊपर चाहे 10 रुपए लिखा हुआ हो लेकिन धातु की मुद्रा है जो, तो उसकी जो लागत है वो ज्यादा है। मान लेते हैं कि एक मुद्रा है और उसके ऊपर केवल 10 रुपया लिखा हुआ है लेकिन उसकी जो लागत है वो ज्यादा है। पता चले कि सोने की कीमत है तो उसके आधार पर मान लेते हैं कि 50 ग्राम का सिक्का है,
50 ग्राम का सिक्का, तो 50 ग्राम के हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे वर्तमान दरों से तो काफी ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब उसकी जो लागत है वो ज्यादा है, लेकिन उसके ऊपर जो अंकित मूल्य है वो तो केवल 10 रुपये ही है। ठीक है, तो उस आधार पर उसको क्या बोलेंगे, फुल बॉन्डेड कॉइन, स्मारक, ठीक है, कॉमरेटिव जो कॉइन है इसको बोलते हैं। ठीक है, लागत मूल्य अंकित मूल्य से अधिक हो, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आप इन टर्म को साथ में नोट डाउन कर लीजिए, ये आप समझते जाइए। ठीक है, फिर है सीनियरेज, अंकित मूल्य माइनस धातु मूल्य। सीनियरेज का मतलब क्या होता है कि जो अंकित मूल्य होता है, जैसे मान लो कि 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए लिखा हुआ है, अब उस धातु का मूल्य मान लेते हैं कि 2 रुपये है, जब उसको निकाल लेते हैं तो उसको क्या बोल लेते हैं, सीनियरेज। ठीक, अब मैं बात करता हूं इसकी डिजिटल मुद्रा। ठीक है, अब डिजिटल मुद्रा है, ठीक है, ये दो प्रकार से, एक वैधानिक है, एक गैर वैधानिक। ठीक है, एक वैधानिक है मतलब लीगल है, एक अलीगल है जिसको मान्यता नहीं है। अलीगल की बात कर लेते हैं सबसे पहले। अलीगल में क्या है कि इसका नियंत्रण आरबीआई के पास में नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना, इसका नियंत्रण आरबीआई के पास में नहीं होता है। ठीक है, दूसरा ये विकेंद्रीकृत होते हैं, ये डिसेंट्रलाइजेशन होती है। उदाहरण जैसे क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, अब क्रिप्टो करेंसी में कौन कौन सी है, जैसे बिटकॉइन है ऐसा। ठीक है, इसके अलावा ये डिजिटल होती है, गैर वैधानिक होती है, मतलब गैर वैधानिक होती है, इसके अलावा ये आधिकारिक रूप से मान्य नहीं है, और सरकार द्वारा यदि इसको भारत के अंदर जैसे क्रिप्टो करेंसी है, भारत के अंदर इसको अपने अकाउंट में मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के पास में क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन खरीद रखा उसने, अब उसकी बिटकॉइन की जो वैल्यू है मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, अब अगर वो अपने बैंक अकाउंट में उसको ट्रांजैक्शन करवाएगा, अगर वो अपने अकाउंट में लेगा, तो भारत सरकार क्या करेगी, उसको 30% टैक्स पे करने के बाद में वो पैसा उसके अकाउंट में मिलेगा। ठीक है, ऐसा तो सरकार द्वारा 30% टैक्स लिया जाता है, ये यहां पर होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसको जो वैधानिक है, जो लीगल है, इसमें भी दो है। एक इसका जो कंट्रोल आता है, ठीक है, नियंत्रण, वो आरबीआई द्वारा होता है। ठीक है, दूसरा ये केंद्रीकृत मुद्रा होती है। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड मुद्रा होती है। अब जैसे सीबीडीसी, सेंट्रल बोर्ड डिजिटल करेंसी। ठीक है, केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी। अब ये जो मुद्रा है डिजिटल करेंसी सीबीडीसी वाला, ये पहली बार 2021 में, ध्यान रखना, 2021 में बहमास देश द्वारा लॉन्च किया गया था इसको। ठीक है, पहली बार 2021 में बहमास देश द्वारा क्या किया गया था, जो केंद्रीकृत डिजिटल करेंसी है वो लॉन्च की गई थी। भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं, देखो केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी है। दूसरा यह डिजिटल मुद्रा है, पहला अंतर देख लीजिए, वैधानिक मुद्रा है, इसके अलावा आधिकारिक मुद्रा है, जैसे ई रुपीस। ठीक है, ये केंद्रीय बैंक द्वारा करेंसी है, डिजिटल मुद्रा, वैधानिक मुद्रा है, आधिकारिक मुद्रा है, जैसे ई रुपीस, और इधर इसका अपोजिट में हो जाता है, ऑफिशियल नहीं है, अलीगल है। ठीक है, और आरबीआई इसको रेगुलेट नहीं करता है, कंट्रोल नहीं करता है, इसके अलावा ये सरकार द्वारा टैक्स लिया जाता है अगर अपने अकाउंट में गुना नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे, दुर्लभ मुद्रा किसको कहते हैं। ठीक है, जिसको हार्ड करेंसी या कड़ी करेंसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये जैसे डॉलर, ठीक है, आसानी से मिलता नहीं है। दुर्लभ मुद्रा डॉलर, एक लिमिटेशन होता है उसका। डॉलरीकरण किसको बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी भी देख लेते हैं, डॉलरीकरण किसको बोलते हैं, और वी डॉलरीकरण है उसको क्या बोलते हैं। डॉलरीकरण में क्या मतलब होता है, देख लीजिए कि डॉलर में लेन देन को बढ़ावा मिले। आप देखते हैं कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो चाहते हैं कि दुनिया भर के लोग या दुनिया भर के जो कंट्री है वो जब ट्रेड करें तो वो डॉलर के अंदर करें। ठीक है, तो वो डॉलर को जब बढ़ावा देंगे तो उस चीज को बोलेंगे, और जब डॉलर को बढ़ावा देंगे तो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, और डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा किसको होगा, अमेरिका को होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी पहुंच क्या होगी, पूरी दुनिया में रहेगी। ठीक है, और जिसका इकोनॉमिक वर्चस्व रहेगा उसका पॉलिटिकल और सोशल वर्चस्व और
हर एक माध्यम में वो आगे रहेगा। आप देखते हैं डिसीजन मेकिंग में वो आगे रहता है, ठीक है। दुनिया भर की व्यवस्थाओं को वो क्या करता है, इंटरकनेक्ट करके रखता है, चलाता है, ठीक। तो डॉलरीकरण के अंदर क्या होगा कि डॉलर से लेन देन को बढ़ावा देना। और विडॉलरीकरण का मतलब होता है कि आप देखते हैं कि डॉलर के स्थान पर देश जो जो देश है कई सारे, वो अपनी मुद्रा में लेन देन को बढ़ावा देते हैं। जैसे रशिया है, रशिया ने क्या किया, रूबल को बढ़ावा दिया। भारत ने क्या किया, अपने रुपए को बढ़ावा दिया, ठीक है। इसके अलावा जापान है, चाइना है, तो इन्होंने क्या किया, अपने अपने करेंसी के अंदर जो है व्यापार को बढ़ावा देने की बात की कि हम लोग जब ट्रेड करेंगे तो हम डॉलर में ना करके क्या करेंगे, अपनी जो पर्सनल अपने देश की जो मुद्रा है उसके अंदर करेंगे। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डी डॉलराइजेशन, ठीक है। समझ रहे हैं आप, एक होता है डॉलरीकरण, ठीक है, डॉलराइजेशन, एक होता है डी डॉलराइजेशन, ठीक है। तो उसके अंदर डॉलर के स्थान पर जो कंट्री है वो जैसे भारत है, तो भारत रुपए के अंदर व्यापार को बढ़ावा दे। इससे क्या होता है, डॉलर की जो मांग है वो कम होगी, डॉलर की मांग कम होगी, और लोग अपने अगर मुद्रा को बढ़ावा देंगे तो डॉलर का जो वर्चस्व वो कम होगा। इससे क्या होगा, डॉलर की जब मांग नहीं बढ़ेगी तो डॉलर की जो वैल्यूएशन है वो कम होगी, क्योंकि इनके अपोजिशन में क्या किया, दूसरी क्या होगी, जो मुद्रा है वो खड़ी हो गई। जब भी आप देखते हैं कि किसी मार्केट को, अगर किसी मार्केट को खत्म करना है या उसके वर्चस्व को कम करना है, तो उसके अपोजिशन में कोई व्यवस्था लाके खड़ा कर दो। जैसे मान लो कि मैं एक बताता हूं कि एक मार्केट है और उस मार्केट के अंदर उस मार्केट में एक दुकान वाले ने क्या, एक बड़े शोरूम वाले ने क्या कर रखा है, मोनोपोली कर रखा है, एकाधिकार कर रखा है, मतलब सारी व्यवस्था उसी के पास है सारी। यदि उस व्यवस्था को तोड़ना है तो उसके अपोजिशन में क्या करना पड़ेगा, दूसरी व्यवस्थाओं को दो चार को लाकर खड़ा कर दो। इससे क्या होगा कि लोग उसके दबाव को कम करके, उसकी मनमानी को कम करके लोग क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन देखेंगे। इससे क्या होगा, इसकी जो मांग है और इसका वर्चस्व क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, क्योंकि उनके पास अतिरिक्त ऑप्शन मिल गया इसलिए। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। आपको जो जो चीजें समझ में नहीं आई आप क्या कर सकते हैं, कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमने यहां पढ़ा, अब हम लोग बात करते हैं टकसाल, जहां पर जहां जो रुपए जो मुद्रा है उसकी छपाई होती है, कौन कौन किस जगह है और कब कब बनी है, हम लोग बात करते हैं। इसमें 4 टकसाल है, ठीक है, 4 मिनट्स, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। 4 टकसाल है, कौन कौन सी है, महाराष्ट्र के मुंबई में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना है उसके हैदराबाद में, और नोएडा, ठीक है। तो आप देखते हैं मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, इन 4 जगह 4 टकसाल है। इनका वितरण का कार्य आरबीआई द्वारा किया जाता है। छपाई का काम यहां होता है, ठीक है, छपाई का काम कहां होता है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, और इनका वितरण का काम आरबीआई द्वारा किया जाता है। नोट छापने का ये काम किसका होता है, सरकार का होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, इन नोटों का जो वितरण होता है वो आरबीआई द्वारा किया जाता है, ठीक है। आरबीआई छपाई नहीं करता भाई, ध्यान रखना इस बात का। आरबीआई केवल करेंसी नोट जारी करता है, आरबीआई केवल करेंसी नोट जारी करता है, जैसे 1 रुपए को छोड़ के, क्योंकि 1 रुपए को छोड़ेंगे क्यों, क्योंकि 1 रुपए में वित्त मंत्रालय का जो वित्त सचिव होता है उसका साइन होता है उसके ऊपर, उसको भारत सरकार जो है वो, ध्यान रखना इस बात का, जो आरबीआई एक्ट है उसके तहत वो अपना क्या मानती है, और क्या नाम है उसका, सॉरी, जो सरकार सिक्का अधिनियम है वो सरकार क्या करती है, 1 रुपए को अपना मानती है, ठीक है। इसीलिए 1 रुपए को छोड़कर आरबीआई केवल करेंसी नोट जारी करता है। 1 रुपए के अलावा बाकी नोट जो है वो आरबीआई जारी करता है। छपाई का काम आरबीआई द्वारा नहीं होता है, 1 रुपए को छोड़कर, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसको वो क्या मानता है, सिक्का ही मानता है एक तरीके से, ठीक है। जबकि सिक्के भारत सरकार द्वारा डाले जाते हैं, ठीक है, भारत सरकार द्वारा ये उद्धृत किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इनका जो प्रोटेक्शन है वो भारत सरकार करवाती है, क्लियर। 1 रुपए का मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कागजी मुद्रा या नोट, ठीक है। आरबीआई अधिनियम 1934
कागजी मुद्रा आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22, ठीक है, आर द्वारा ये होता है, ठीक है, मुद्रा जो है आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है 1 रुपए को छोड़ के। 1 रुपए के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। मैंने बता दिया पहले आपको, छपाई प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, नासिक। ध्यान रखना आरबीआई की भूमिका क्या है और सरकार की भूमिका क्या है, वो हम लोग बात कर लेते हैं। वही किसके अंडरटेकिंग वो काम करती है, छपाई और प्रिंटिंग जो है प्रेस, उसकी बात करते हैं। पहली कौन सी है, नासिक, कहां पर है, महाराष्ट्र में, स्थापना 1928 के अंदर, सबसे पुरानी है ये, ध्यान रखना इस बात का। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस 1928, इसके तहत ये बनी, और ये ये किसकी है, सरकार के अधीन आती है, इस बात का ध्यान रखना। नासिक वाली किसके अधीन आती है, सरकार के अधीन आती है। फिर देवास कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर, कब स्थापना हुई, 1974, 1974 को, ये भी सरकार के अधीन आती है। 2 प्रेस हैं, ध्यान रखना, प्रिंटिंग प्रेस है जो सरकार के अधीन आती है, नासिक वाली, और दूसरा देवास वाली। अब आरबीआई के अधीन में कौन सी आती है, आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के अधीन में कौन सी व्यवस्था काम करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, आरबीआई नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, BRB NMPL, BRB NMPL, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, द्वारा यह जारी किया जाता है। मैसूर कहां पर है, कर्नाटक के अंदर, प्रथम चरण की है। इसके द्वारा कौन सी है, मैसूर के अंदर, जो कर्नाटक के अंदर है। प्रथम चरण कब हुआ, 1996 से शुरू हुआ, और पूरी तरह से ये कब तैयार हुई, मतलब किसके दिन में आई, इसके दिन में कब तैयार हुई, 12 मई 1999 को चालू हुई है। स्टार्ट कब से हुई, 1996 से शुरुआत हुई, और काम कब से स्टार्ट किया इसने, 12 मई 1999 को पूरी तरह से काम स्टार्ट किया। कहां है, मैसूर, कर्नाटक के अंदर। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, BRB NMPL द्वारा कौन सी है, साल्बनी, कहां पर है, साल्बनी कहां पर है, पश्चिमी बंगाल के अंदर। ये मिनी प्रेस मानी जाती है, 1996 में आई, ठीक है, और मुख्य प्रेस का उद्घाटन कब हुआ, 12 फरवरी 2000 को हुआ। इस बात का ध्यान रख लेना, एक बार वापस देख लेना। 2 सरकार के अधीन आती है और 2 आरबीआई के अधीन आती है। आरबीआई के अंदर ये प्राइवेट लिमिटेड, जो प्राइवेट है, ठीक है, संस्था है, इसके अंदर में काम करती है, ठीक है। एक है मैसूर कर्नाटक और दूसरा साल्बनी पश्चिम बंगाल, ये आरबीआई के अंडर टेकिंग आती है, और नासिक और देवास ये भारत सरकार के अधीन आती है, ठीक है। अब बात करते हैं स्वामित्व। नासिक और देवास मैंने बता दिया वैसे आपको, नासिक और देवास की प्रेस है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SPMCIL, फुल फॉर्म का ध्यान रखिए, के तहत सरकार के अधीन है, ठीक है। आरबीआई प्रेस, मैसूर और साल्बनी की प्रेस, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, BRB NMPL के अंतर्गत आती है, ठीक है। सुरक्षा पेपर मिल क्या होता है, देखते हैं। नोट के लिए कागज, जो नोट के लिए जो कागज है वो होशंगाबाद मध्य प्रदेश, अब नर्मदापुरम, ध्यान रखना। सुरक्षा पेपर जो मिल है वो नोट के लिए कागज जो है वो होशंगाबाद, कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। अब मध्य प्रदेश के अंदर अब इसका नाम क्या डाल दिया गया, नर्मदापुरम, ठीक है। मैं 1968 के में स्थापित मिल में भी ये बनता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। भारत केवल जो नोट प्रिंटिंग है भारत की ही नहीं करता है, अन्य देशों के भी कुछ देश है उनकी भी वो क्या करता है, नोट प्रिंटिंग करता है, ठीक है। फिर है एमआरएस। एमआरएस का मतलब क्या होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। जो बैंक होता है आरबीआई, अब आरबीआई के पास में जो टोटल पैसा होता है उसका 200 करोड़ रुपया, 200 लाख करोड़ रुपया, अब देखते हैं 200 करोड़ रुपीस जो है वो उसके पास में रखना पड़ता है। किस रूप में बात करते हैं, रिजर्व प्रणाली में एमआरएस के अंदर मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर न्यूनतम 200 करोड़ रुपया रखना पड़ता है, उसमें 115 करोड़ रुपए का गोल्ड रखना अनिवार्य है।
115 करोड़ रुपए का क्या रखता है, गोल्ड रखता है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेक्स क्या होता है। ये फॉरेक्स का संरक्षक होता है, कस्टोडियन माना जाता है, ठीक है। मान लो विदेशी मुद्रा है तो वो जमा होती है तो उसका संरक्षक भी माना जाता है, ठीक है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति है उसका संरक्षक माना जाता है। सोना गोल्ड है उसका संरक्षक माना जाता है, रिजर्व रखता है अपने पास में। एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट, ठीक है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, विशेष आयरन अधिकार, ठीक है, ये भी रखता है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विदेशी मुद्रा भंडार के पास रिजर्व है, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्था इनके पास में रखती है, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से, ये टर्मिनोलॉजी है, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। एमआरएस के अंदर 200 करोड़ रुपए रखना पड़ता है और उसमें 115 करोड़ रुपए का गोल्ड रखना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा फॉरेक्स है, कस्टोडियन माना जाता है किन किन चीजों का, इन सभी का, सोने का, एसडीआर का, ठीक है, और आईएमएफ का जो विषय ये है विदेशी मुद्रा भंडार है, इसके पास रिजर्व रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मुद्रा की आपूर्ति, जो मनी सप्लाई है उसकी बात करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जो मुद्रा की सब होती है आपूर्ति, अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब क्या होता है, बैंक जो होता है, बैंक काम करता है मुद्रा को जमा करने का और उसको देने का। तो बैंक क्या करता है, जमा करता है। अब जमा में के अंदर दो चीजें आती है, मांग जमा और, देखो मांग जमा होती है, मांग जमा के अंदर भी दो खाते होते हैं, एक चालू और एक बचत और एक जनधन जो माना जाता है। बैंक क्या करते हैं, जमा स्वीकार करते हैं, जमा स्वीकार करते हैं। अब जमा के अंदर मांग जमा होती है, डिमांड जो होती है, डिमांड, ठीक है, और एक होता है इसके अंदर चालू खाता, बचत खाता, एक जनधन खाता माना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं सब, एक दूसरा होता है सावधि जमा, एक होता है मांग जमा, ठीक है, एक होता है सावधि जमा, टाइम डिपॉजिट, ठीक है। इसके अंदर दो चीजें होती है, ये मांग जमा होती है और ये सावधि जमा, टाइम डिपॉजिट, ठीक है। इसमें दो चीजें होती है, एफडी और आरडी, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, ये दो चीजें इसमें शामिल होती है, ठीक है। इसके अंदर पैसा जमा करवाया जाता है और उसके ऊपर ब्याज मिलता है। जो चालू खाता होता है उसके ऊपर ब्याज नहीं मिलता, बचत खाते में ब्याज मिलता है लेकिन कम मिलता है। मान लेते हैं कि मैं पैसा जमा कराने जाता हूं बैंक के अंदर, और बैंक के अंदर अगर पैसा जमा कराने जाता हूं, मान लो कि मैं 1 लाख रुपए जमा कराता हूं, तो 1 लाख रुपए बैंक जो बैंक है वो मुझे ब्याज देगी लेकिन कम देती है। एफडी के ऊपर पैसा अगर मैं उसको फिक्स डिपॉजिट कर देता हूं, मान लो कि मैं 1 साल के लिए पैसा जमा करा देता हूं और मैं कहता हूं कि मैं 1 साल बाद में उसको लूंगा आप इसको, तो वो क्या होगा कि ब्याज की दर ज्यादा मिलेगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, ये क्या होता है, हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आरबीआई द्वारा मनी सप्लाई क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, इस बात का ध्यान रखना। क्या करता है, आरबीआई मनी सप्लाई को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। मनी सप्लाई, ठीक है। अब पढ़ते हैं मनी सप्लाई में क्या होता है, M0, M1, M2, M3 और M4। अब इनमें क्या क्या चीजें आती है हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है वो, मनी सप्लाई के अंदर M0 के अंदर क्या चीज आती है, जनता के पास जो नोट है, जनता के पास नोट, नोट और सिक्के दोनों शामिल है इसमें, ठीक है। जनता के पास नोट, ठीक है, नोट और सिक्के, प्लस आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशि। पहला तो जनता के पास जो नोट है, मान लेते हैं कि आपके पास और मेरे पास जो भी पैसा है वो पैसा। दूसरा, आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशि, आरबीआई के पास जो बैंक का अंदर उनके जो जमा राशि है उनकी बात है। दो, आरबीआई के पास अन्य जमाएं जो होती है उन सभी चीजों को लेके, तो इन सभी चीजों को लेके क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, M0 बोलते हैं। फिर से देख लेना, जनता के पास जो नोट है, नोट और सिक्के दोनों शामिल होते हैं। आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशि, ठीक है। तीसरा, आरबीआई के पास अन्य जमा, ठीक है, अन्य जमाएं इसमें शामिल होती है। फिर आते हैं M1, ठीक है। M1 क्या होता है, जनता के पास जो मुद्रा है, ठीक है, जमा राशि जो भी है जनता के पास मुद्रा है, प्लस बैंकों में मांग जमा है। ध्यान रखना इस बात का, यहां टाइम जमा की बात नहीं हुई है, यहां जो सावधि जमा उसकी बात नहीं हुई है, यहां किसकी जमा हुई है, मांग जमा, मतलब करंट अकाउंट और बचत अकाउंट है उसकी बात की जा रही है, ठीक है, दोनों की।
M1 में जनता के पास मुद्रा, बैंक में मांग जमा, मतलब इसमें एफडी और आरडी दोनों को शामिल किया गया है, ठीक है। सॉरी, बैंकों में मांग जमा मतलब करंट अकाउंट और चालू अकाउंट, ठीक है। और बचत अकाउंट, ठीक है, दोनों चीजें, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, उसकी बात की जा रही है। आरबीआई की अन्य जमाएं, ठीक है, ये चीज इसमें शामिल होती है M1 के अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं M2। तो M2 के अंदर क्या होगा, M1 के अंदर देखो क्या क्या चीजें आई थी, जनता के पास मुद्रा, बैंकों में मांग जमा, ठीक है, और प्लस आरबीआई की अन्य जमाएं। बैंकों में मांग जमा जिसके अंदर आप देखते हैं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ठीक है, आरबीआई की अन्य जमाएं, ये सभी चीजें, पहला M प्लस प्लस डाकघर की बचत जमा, केवल किसको किया गया है, सभी जमाओं को शामिल नहीं किया गया है, केवल बचत जमा को, डाकघर की बचत जमा को शामिल किया गया है M1 M2 के अंदर, ठीक है। M2 के अंदर फॉर्मूला क्या लगता है, M1 प्लस डाकघर की बचत जमा। इसके बाद में M3 के अंदर क्या आता है, M1 प्लस बैंकों की सावधि जमा, जो टाइम डिपॉजिट था, जिसके अंदर एफडी और आरडी ये शामिल थे। M3 के अंदर क्या आता है, M1 के अंदर क्या चीजें थी, ये देख लीजिए आप, जनता के पास मुद्रा, बैंकों में मांग जमा और प्लस आरबीआई की अन्य जमा, ये प्लस बैंकों की सावधि जमा, ठीक है, ये इसमें शामिल होता है, ध्यान रखना इस बात का। फिर बाद में M4 के अंदर क्या होगा, M3 के अंदर क्या था, M1 आ गया पूरा, प्लस बैंकों की सावधि जमा, ठीक है। इसके बाद में प्लस डाकघर की समग्र जमाई, जो बाकी जो जमा थी उन सभी को शामिल किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एक बार इसको, M0 से लेके आप देख सकते हैं इधर M0 में क्या था, ये देख लीजिए, मनी सप्लाई का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बैक टू बैक ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं आगे, आप इसका ध्यान रखिए कि M1 के अंदर क्या होता है कि जनता के पास मुद्रा है, बैंकों में मांग जमा है, ठीक है। अब वो यहां पर क्या कर सकता है कि मांग जमा की जगह सभी जमाएं कर सकता है, पहला तो। फिर आरबीआई की अन्य जमाएं, ठीक है, यहां पर M2 के अंदर क्या होता है, M1 डाकघर की बचत जमा, अब बचत जगह की क्या कर सकता है, वो समग्र कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना। M1 प्लस बैंकों की सावधि जमा, यहां पर क्या कर सकता है, वो ये मांग जमा कर सकता है। तो इस आधार पर आप चीजों को ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला है, ये काम का है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। M0 क्या है, ये आरक्षित मुद्रा है, रिजर्व मुद्रा है, ये आरबीआई क्या करता है अपने पास में रखता है, रिजर्व मुद्रा है या आधार मुद्रा इसको बोला जाता है, और सबसे तरल मुद्रा मानी जाती है, ये लिक्विडिटी मनी मानी जाती है, ध्यान, लिक्विड मनी, तरलता मानी जाती है, ठीक है, मतलब कैश सबसे ज्यादा यहां पर माना जाता है, कुल मिला के बात है। M0 क्या है, आरक्षित मुद्रा है, रिजर्व मुद्रा है, आरबीआई अपने पास में रखवाता है, आधार मुद्रा और सबसे तरल मुद्रा, हो सकता है कि आरबीआई अपने पास में रखवाए या बैंकों में जमा करवाए, लेकिन लोगों के पास न जाए, इसका मतलब ये, ठीक है। M3 क्या है, व्यापक मुद्रा है, क्वेश्चन पूछा जाए कि मनी सप्लाई के अंदर सबसे व्यापक मुद्रा कौन सी है, तो व्यापक मुद्रा कौन सी है, जो ब्रॉड मनी है वो M3 के अंदर है। सबसे आरक्षित मुद्रा है वो तरल मुद्रा कौन सी आती है, तो ये है M0, क्लियर। फिर पूछा जाएगा कि अगर सबसे संकीर्ण मुद्रा कौन सी है, तो वो M1 है, M1, ठीक है। फिर मुद्रा गुणक को पढ़ेंगे हम लोग, मुद्रा गुणक में कि देखो क्या फॉर्मूला लगता है, मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, जो मल्टीप्लायर होता है उसके अंदर देते हैं M1 बटा M0, M1 बटा M0, M1 क्या माना जाता है देखो, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं, कैसे लिख सकते हैं इसको, देख लीजिए, ये है M1 M0, ये ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब आप देखेंगे जो M1 है, ये जो है ये माना जाता है समानुपातिक, ये समानुपातिक माना जाता है, ठीक है। और जो M0 है ये व्युत्क्रमानुपाती माना जाता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। M0 समानुपातिक माना जाता है और M1 क्या माना जाता है, समानुपातिक, और M0 क्या माना जाता है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, क्लियर। यहां से इस बात का ध्यान रखना।
ये चीज क्लियर होगी। फिर हम घटते क्रम में देख लेते हैं M1 M2 ऐसे M1 M2 M3 और M4। क्लियर, यहां से ऐसे माना जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें। क्लियर, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। ये पहला वीडियो रह गया हमारा। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।